रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे नीति जी। हेलो, आप लोग अपना साउंड बैकग्राउंड साउंड जो है रिलीज कीजिए। हाँ अपना अपना माइक म्यूट कर लो सब। हाँ, साउंड म्यूट कीजिए। कुछ पूछना होगा तो आप लोग ऑन कीजिएगा। ब्रजेंद्र जी क्या हाल है, ठीक है? ब्रजेंद्र जी अच्छे हैं? जी, आप लोगों को मैं प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ चीजें बता चुका हूँ, ठीक है? जी बड़े भाई। अब आप लोग जो भी नए हैं, जैसे ब्रजेंद्र जी, अशोक जी, ऐसा कीजिएगा कि जो प्रश्न कुंडली का मैंने बताया है, वीडियो दिया हुआ है, यूट्यूब पर है, उसको देखकर नियम नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ब्रजेंद्र जी कुछ बोलिए। ओके सर, ओके ठीक है। नमस्ते गुरुजी। प्रश्न हाँ, कुंडली नमस्ते। का सर मैंने देखा था, लेकिन उसमें सर कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया। माइक मतलब क्या क्या नजदीक करके नियम बोलिए जो है, ब्रजेंद्र जी, आवाज पहला नहीं स्टेप आती है। कहाँ से? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था प्रश्न कुंडली जो है कैसे देखते हैं, मतलब क्या नियम है उसका, जो बेसिक जो नियम हो वही बोल रहा वो था थोड़ा मैं बता कब दीजिए। से ब्रजेंद्र जी कि इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ। प्रश्न कुंडली में किसी चीज का निर्णय कैसे करते हैं उसको मैं बता चुका हूँ, और ये चीज मैं अपने वीडियो में 3 वीडियो मैंने दिए हुए हैं, उसमें शायद 3 दिया है, उसमें मैं बेसिक बता चुका हूँ कि किस भाव का विचार करने के लिए सक्सेस होगा नहीं होगा, उसको क्या देखना चाहिए। तो उसका वीडियो जो है 3 वीडियो, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर है। अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगा वो वीडियो, ठीक है? और उससे जो नियम मैंने बताए हुए हैं उसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ब्रजेंद्र जी, अशोक जी? सर उसमें अपने, हाँ सर ओके मैंने सर, आज ओके ठीक देखा है सर, था शेयर सर कर दे तो आपका और वो अच्छी बात प्रश्न है। कुंडली का जी, वीडियो। तो उसमें क्या दिक्कत है? सर उसमें ये से जो जातक का क्वेश्चन है उसका आवाज स्थिति आपकी पता बहुत कम आ रही है चलेंगे, और ब्रजेंद्र जी। लगने से ऐसा कुछ बोल रहा था। जी मेरा बोलिए। कनेक्शन सही नहीं है सर, अच्छा बोलिए इंटरनेट ना। में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सर इसका प्रश्न कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा से जातक का क्वेश्चन का किस हाँ हाँ, क्वेश्चन से देखिए, रिलेटेड वो सभी प्रश्न जाना कुंडली जाएगा। का मतलब ये है, चंद्रमा तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रश्न कुंडली के लिए। आपका जो रिजल्ट है वो मिलेगा कि नहीं या हाँ जी। कितना जल्दी मिलेगा वो चंद्रमा ही बताता है। इसके अलावा कौन सी राशि लग्न में आ रही है, स्थिर राशि है, चर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, ड्यूल साइन है। इसके बाद जिस आप कार्य का विचार कर रहे हैं, जिस भाव का विचार कर रहे हैं, उस भाव की क्या स्थिति है, उस भावेश की क्या स्थिति है। जैसे आप जॉब के बारे में विचार कर रहे हैं तो 10वें भाव का क्या स्थिति है, 6ठे भाव का क्या स्थिति है, लग्नेश से उसका संबंध है या नहीं है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी क्या स्थिति है, ये सब देखकर अब आप जिस भाव का विचार कर रहे हैं, जैसे आप मकान का विचार कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव की स्थिति देखनी है, लग्न को देखना है, चंद्रमा को देखना है, इस तरह से देखना है। आप जैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं, लग्न कुंडली का, प्रश्न कुंडली भी वैसे ही होता है। अब इसमें यह है कि चंद्रमा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लग्न आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और जिस भाव का विचार कर रहे हैं वो भाव बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगेन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है आपका नक्षत्र। नक्षत्र की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह किसके नक्षत्र में है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा की क्या स्थिति है, 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं है, अगर है तो अपने राशि में है या राहु केतु से पीड़ित है या नेगेटिव स्थिति में है। चंद्रमा को सबसे पहले देखना है। आप ये भी जान सकते हैं कि प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहा है, बिना कहे भी उसके प्रश्नों का मतलब आप जान सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछने वाला है वो, बिना बताए उसके चंद्रमा की स्थिति देखकर। चंद्रमा जहाँ बैठा है ज्यादातर प्रश्न जातक के उसी से संबंधित होते हैं, या ग्रह जहाँ जिस भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हैं उस भाव से संबंधित, ये सब चीजें हैं। ठीक है और बजेंद्र गुरुजी जी? एक बात, जो मतलब
और एक बात है सर, जी। मतलब कोई अगर जातक सपोज मैं गुवाहाटी में हूँ, तो गुवाहाटी में अगर कोई सवाल पूछेगा तो प्लेस क्या होना चाहिए? थोड़ा और तेज गुवाहाटी बोलिए ही होना बजरंग जी, चाहिए या थोड़ा तेज दूसरा बोलिए। प्लेस? और मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर कोई जातक मतलब मैं अभी फिलहाल गुवाहाटी में हूँ, कोई जातक अगर मुंबई से मुझे सवाल करे तो वो प्लेस क्या होना चाहिए? हाँ, गुवाहाटी ही देखिए रहेगा या नियम जो ये है सवाल बजरंग जी, सवाल जिसने किया? नियम ये है कि सवाल जहां से किया जाता है उस जगह को ही लेना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? सपोज कोई मैं अगर गुवाहाटी में हूँ, तो कोई हाँ, अगर जातक सवाल मुंबई से पूछ रहा है तो प्लेस जो है जी मुंबई होना मुंबई, चाहिए या प्लेस मुंबई मुंबई होगा को वो। लेना है। मुंबई रखा है। अब देखिए इसका कारण ये है कि आप जहां हैं वहां से आपके दिमाग में कोई सवाल उठ जाए तो उस स्थान का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आप मुझसे दिल्ली से प्रश्न कर रहे हैं और मैं पटना का एड्रेस लिखकर आपको प्रश्न कुंडली बना के दूं तो वो सही नहीं है। आप जहां पर है वहां आपके माइंड में यह प्रश्न आया है ना, तो नियम तो ये कहता है कि जहां से प्रश्न उठा है उसी जगह को लेना है और वही परफेक्ट होता है। ठीक है। और एक बात है गुरुजी, हाँ ये तो समझ गया। और दूसरा बात, अगर मान लो 5 मिनट पहले किसी जातक ने नौकरी के सिलसिले में पूछा, तो दसम भाव से चंद्रमा होके हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दूसरा 5 मिनट बाद कोई जातक आए, कोई दूसरा क्वेश्चन करे, चंद्रमा तो उस स्थिति में चेंज होने वाला नहीं, उस स्थिति में क्या क्या करेंगे? राजेंद्र जी, बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे साथ ये हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, आधी बात सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। मेरा कनेक्शन, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, अगर कोई जातक आके पूछे तो हाँ, चंद्रमा उसमें दसम स्थान में है, तो नौकरी के बारे में कुछ पूछ रहा है। अगर 5 मिनट बाद कोई अगर बंदा आके मुझे कोई मतलब कोई शादी के बारे में पूछे, चंद्रमा तो वो दसम में ही रहेगा ना उस टाइम। तो उस हाँ, वो स्थिति अगर में मान क्या लीजिए मतलब चंद्रमा जहां क्या है करें? वहीं वो थोड़ी प्रश्न के चलते चंद्रमा थोड़ा ही बदल जाएगा। हाँ मैं आपके वही प्रश्न जानना के चाह रहा चलते था। चंद्रमा थोड़ा ही बदल जाएगा। अब आपका क्या प्रश्न है, कितने प्रश्न है, उन पर डिपेंड करेगा। चंद्रमा का प्लेसमेंट थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। ये सब देखिए ठीक ब्रजेंद्र है जी, गुरुजी। ये सब चीजें मैं जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, इसलिए पहले आपको देखना और सारी चीजें वहां बताइए मैंने, ध्यान दीजिएगा तो वो आपको देखना ठीक ही है होगा, गुरुजी। तभी आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ देखता हूँ। उसको आपको हाँ देखता हूँ गुरुजी। आपको देखना ही होगा उन चीजों को, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। चंद्रमा की क्या स्थिति होनी वीरेंद्र जी चाहिए, जी पृथ्वी गुरुजी। क्या होनी चाहिए, ये सब। या नीतू जी कुछ बोल रही है क्या आप? जी मैं भोजिंदर जी से बोल रही थी कि हो सकता है लगन चेंज हो जाए तो प्लेसमेंट हाँ चेंज भी हो बोलिए सकता है नीतू ना जी। भाव का। हाँ, तो आधी तो बात मेरे सुन ही नहीं पा रहा हूँ, क्या आप बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही है जी मेरे पास। बिल्कुल। जी। अगर टाइम चेंज होगा ब्रजेंद्र जी, अगर समय चेंज हाँ होगा, जी। कभी किसी कभी ने प्रश्न किया है कुछ देर पहले तो चंद्रमा हो सकता है दसम में हो, लेकिन टाइम चेंज हो जाए तो लग्न ही चेंज हो जाए, तो उसी स्थिति में चंद्रमा का प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। वो चीजें अलग अलग टाइम पर, अब जब भी आपका समय दिया गया है और टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। नहीं गुरुजी, मैं ये जानना चाहता, जैसे केपी में ऐसा होता है, अगर 10 बजे किसी ने सवाल किया तो उस बंदे को छोड़ दिया, 10 बजकर 5 मिनट में फिर कोई बंदा आ जाए, तो चंद्रमा और लग्नेश तो लगन की स्थिति तो वही रहेंगे ना? अगर सवाल अलग अलग हो जाएंगे, जैसे केपी में होरारी नंबर से अलग अलग वो सापलोड वगैरह से ये होता है, लेकिन वैदिक में क्या सिस्टम है, मैं वही जानना चाह रहा था। वैदिक में भी तो वही सिस्टम है, वैदिक और केपी में कोई अंतर नहीं है। एक बात जान लीजिए, वैदिक का ही अंग है, वैदिक का ही अंग है केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग नहीं है, ये है कि आपके टाइम पर चलता है और वो है कि आपके होरारी नंबर पर चलता है। ओके ओके। ठीक है। ब्रजेन जी, इसमें लग्नेश को भी देखना होता है, जो भाव रहता है वो भावेश को भी देखना होता है और शुक्र को भी देखना रहता है। तो बिल्कुल अलग अलग अगर क्वेश्चन है ना, तो मान लो किसी को जॉब के लिए चाहिए, किसी को कोई खोई हुई वस्तु के लिए चाहिए, तो उनके दोनों के भाव अलग हो गए। किसी को बिल्कुल रुका पैसा चाहिए, तो बिल्कुल सब वो तो उनके भावेश को भी देखना है, भावेश के बिल्कुल नक्षत्र को भी देखना है। बिल्कुल, वही तो मैं अभी थोड़ी देर तो पहले वो ही बताया हूँ। आप तो उसको आपको फिर है ना। लग्नेश को तो जी 100% गुरुजी। देखेंगे। लग्नेश किस राशि में है वो भी देखेंगे आप। इसके बाद भावेश किस स्थिति में है उसको देखेंगे।
जिस भाव का विचार कर रहे हैं वहां कौन ग्रह बैठा है वो भी देखेंगे आप। चंद्रमा की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति है, लग्नेश से भावेश का कोई संबंध बन रहा है या नहीं, ये भी आप देखेंगे, तभी तो कोई विचार कर पाएंगे। जी गुरु जी। ठीक है, अब बोलिए बिरेन जी। ठीक है बोलिए। नहीं सर, हो गया, थैंक यू। हो गया। अब Thank you, देखिए sir, हो गया। हाँ। ऐसा है ब्रजेंद्र जी, पहले उसको देखिएगा आप, वीडियो वो वाला देखिए। हाँ मैं देखता हूँ। और इसके आज बाद थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, जो भी इसकी वजह से कंफ्यूजन थोड़ा होगा, ये। धीरे धीरे हर जब भी प्रश्न कुंडली का हम लोग चर्चा करेंगे तो आप पूछते जाइएगा, कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। इसलिए कि ये बहुत जी ही गुरु जी। गुड़ सब्जेक्ट है। ये जो आप जी लग्न गुरु। कुंडली फलित करते हैं ना, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसका फलित बहुत एडवांस लेवल का होता है। जी गुरु। और अब जब तक बेसिक में नहीं जाइएगा ना, अब ये चीजें समझ में बहुत मुश्किल से आएंगी अगर बेसिक नहीं कंप्लीट कीजिएगा तो। बेसिक का मतलब है कि किस राशि में कौन सा ग्रह है तो उसका क्या महत्व है, लग्न कौन सा पड़ रहा है तो उसका क्या महत्व है, ये सब चीजें, चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए तो क्या रिजल्ट मिलता है, भावेश की क्या स्थिति होनी चाहिए, भावेश से लग्नेश का क्या स्थिति होना चाहिए, ये सब बेसिक पहले आपको जानना ही होगा, तभी कुछ आप कर ये आगे समझ पाएंगे। गुरु जी। ये सब चीजें पहले जान लीजिए वीडियो से, और वहां से अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर ग्रुप में भी पूछिए, वहां भी बता देंगे आपको। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु। और अगर ऐसा होगा, मान लीजिए कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा प्रश्न कुंडली पर, तो 1 या 2 वीडियो कर देंगे आप लोगों के प्रश्नों पर ही, जी और गुरु। उसको जो प्रॉब्लम होगा उसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है, जी। तो कोशिश कीजिए उसको समझने का, और नोट कीजिएगा, प्रश्न कुंडली बिना नोट किए हुए नहीं चलेगा। चलिए आज हम लोग अच्छा केपी के बारे में भी आपको ब्रजेंद्र जी मैं बताऊंगा, जैसे हुरारी चार्ट नंबर वाइज जो लेते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। यही नहीं कि मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ वैदिक ज्योतिष से प्रश्न कुंडली बनाना बता दे रहा हूँ और फलित करना बता दे रहा हूँ, ये नहीं होगा, मैं केपी से भी बता दूंगा, केपी से कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है वो भी पता चलेगा आप लोगों को। और उस स्थिति में जब होगा तो आप समझ पाएंगे कि केपी में और वैदिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस यही समझ लीजिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों पर चलता है और नक्षत्रों के फर्दर सब डिवीजन पर चलता है। जी गुरु जी। और इसका ही रूप है, इसका वैदिक का ही रूप है केपी। कोई इसी को आधार मान के केपी बनाया गया, उसको केवल नक्षत्रों से जोड़ दिया गया है। और सब तक गए हैं हम, उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी, यानी कि आपके घटना का दिन और मिनट तक बताया जा सकता है। केपी यही बताता है कि आपके साथ कोई घटना घटेगी तो किस दिन को घटेगी, शादी होगा आपका तो किस डेट को होगा, ये भी बताता है कि किस समय आप वरमाला डालेंगे, वो टाइम भी बता देता है केपी। लेकिन बड़ी बात है उसके लिए कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सेकंड तक। मैं आप लोगों को बीटीएल सिखा दूंगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आज चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नीतू जी, विवाह के बारे में आज जानते हैं प्रश्न कुंडली से। जी भाई। देखिए कुछ चीजें नोट कीजिए आप लोग, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। आज तो यामिनी भी देख रही है जी। यामिनी हो ना आज प्रोग्राम में? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही शायद। हाँ चलिए नीतू जी बताता हूँ, नोट कीजिए आप लोग। यदि लग्नेश तथा सप्तमेश एक साथ कहीं भी स्थित हो या एक दूसरे को देख रहे हो, प्रथम लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड एक साथ स्थित हो या एक दूसरे को देख रहे हो, तो शीघ्र ही विवाह का योग बनता है। जी। अब देखिए दूसरा नोट कीजिए, जब चंद्रमा सप्तम या द्वितीय भाव अथवा 3, 6, 10 या 11 उपजय भावों में स्थित होकर गुरु द्वारा दृष्ट हो, यानी कि चंद्रमा सप्तम भाव में हो या सेकंड भाव में हो, या 3, 6, 10 या 11 यानी उपचय भाव में होकर गुरु द्वारा देखा जाता हो, तो शीघ्र विवाह के योग को दर्शाता है यह। ठीक है,
लेकिन यदि यह पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो विवाह की संभावना कम हो जाती है। इन्हीं बड़े भाई भावों गुरु में द्वारा दृष्ट हो तो जल्दी विवाह होता है। हाँ, तीन देखिए, आप फिर से समझिए, शायद आप समझी नहीं। चंद्रमा 7th में या द्वितीय भाव सेकेंड हाउस में हो, सेकेंड या 7th, या 3, 6, 10 और 11 उपचय भाव जो कहा जाता है उसमें चंद्रमा हो, यानी कि सेकेंड, 7th, 3rd, 6th, 10th और 11th, इन भावों में 6 भावों में से कहीं भी हो, और इन्हीं में गुरु द्वारा देखा जाता हो, गुरु से दृष्ट हो, तो शीघ्र विवाह का योग बनता है। ठीक है। लेकिन यदि वह पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए इन्हीं भावों में, तो विवाह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तत्काल विवाह की तो संभावना ही नहीं रहती। ठीक है जी। अब देखिए कि 3, 5, 6 और 11 में, यानी तीसरे, 5वें, 6ठे और 11वें भाव में बृहस्पति द्वारा दृष्ट चंद्रमा भी शीघ्र विवाह कराता है। 3, 5, 6 और 11वें भाव में चंद्रमा हो और गुरु से देखा जाता हो तो भी शीघ्र विवाह होता है। जी। अब देखिए कि 1, 4, 5, 8, 9 और 12, 1, 4th, 5th, 8, 9 एंड 12, इन भावों में पाप ग्रहों से दृष्ट हो चंद्रमा तो शादी में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं। 1, 4, 5, 8, 9 और 12, इन भावों में पाप ग्रहों से अगर चंद्रमा दृष्ट हो तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जल्दी शादी होती ही नहीं है, बहुत लेट से शादी होती है और बहुत प्रयत्नों के बाद होती है। जी। ठीक है, जी। आगे बढ़े। जी बड़े भाई। अब देखिए कि एक समभाव में स्थित शनि निश्चित रूप से बहु प्रदान करता है, यानी कि शादी करवाता है। समभाव में स्थित शनि निश्चित रूप से विवाह कराता है, जबकि एक विषम भाव में अगर शनि हो तो यह विवाह में ना को दिखाता है। हो सकता है कि विवाह बहुत विलंब से हो या हो सकता है कि हो भी नहीं। बड़े भाई एक क्वेश्चन था। हाँ, ये भाव ही है ना बड़े भाई, या राशि से मतलब है यहाँ नहीं, विषम राशि से भाव, ये मतलब विषम है। राशि से? हाँ, राशि से मतलब है। ठीक है, सर ये लग्न कुंडली में देख रहे हैं कि प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं? प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। जी जी, ठीक ठीक। आज ठीक, मैं लग्न कुंडली की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो भी बता रहा हूं प्रश्न कुंडली के बारे में बता रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग नोट कर लीजिए। जी सर। अब देख लीजिए, शीघ्र विवाह होने के कुछ गुरु और जी योग ये हैं, मैं प्रश्न आपको कुंडली का लिखवा दे रहा हूं, आप लोगों को नोट कर लीजिए। अगर 7th हाउस में लग्नेश और चंद्रमा दोनों हो तो जल्दी विवाह होने का योग बनता है। ठीक है। जी। सप्तमेश के साथ लग्नेश और चंद्रमा दोनों हो तब भी विवाह का योग बनता है। 7th लॉर्ड के साथ लग्नेश और चंद्रमा दोनों हो। अब आगे बढ़े अगर, तो बलवान चंद्रमा और शुक्र या तो सम राशि में हो, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा और शुक्र या तो सम राशि में हो अथवा या सम नवांश में हो और लग्न को देख रहे हो। बलवान चंद्रमा और शुक्र या तो सम राशि में हो या सम नवमांश में हो और लग्न को देख रहे हो तो शीघ्र विवाह होने का योग बनता है। आप कह सकती हैं कि इसी साल आपका विवाह होगा।
आगे बढ़े। गुरुजी, ये प्रश्न कुंडली का नियम जो है वो लगन कुंडली में लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रश्न कुंडली नहीं। अब देखिए, प्रश्न कुंडली लग्न कुंडली के तरह ही फलित करना है आपको। जैसे आप लग्न कुंडली को फलित करते हैं, उसी प्रकार प्रश्न कुंडली को भी फलित करना है। इसमें भी आपको नवमांश देखना है, इसमें भी डिग्री देखना है, ग्रहों का बल देखना है, दशमांश देखना है, सब कुछ देखना है उसी तरह से। अब आप देखिए ब्रजेंद्र जी, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आपने प्रश्न कुंडली देख लिया, अगर किसी प्रश्न का जवाब दे दिया और साथ में आपके पास लग्न कुंडली भी उपस्थित हो, तो दोनों को कंपैरिजन करके देखा जा सकता है और ज्यादा परफेक्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है? ठीक है ब्रजेंद्र जी, हो गया क्लियर? हाँ जी जी गुरुजी। ठीक है। अब देखिए, लग्न में मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ, लग्न में मिथुन, कन्या, तुला या कुंभ, और लग्न अथवा सातवें भाव में चंद्रमा अथवा शुक्र हो। ध्यान दीजिएगा फिर से, लग्न में मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ राशि हो और लग्न अथवा सातवें भाव में चंद्रमा या शुक्र हो, तो भी शीघ्र विवाह का योग बनता है, जल्दी विवाह होता है जातक या जातिका के। अब आपके शुभ भाव कौन से हैं कुंडली के? 1, 4, 7, 10 आप जानते हैं केंद्र का भाव है। 5, 9 आपका त्रिकोण का भाव है। लग्न आपका प्रथम त्रिकोण है। दशम भाव भी केंद्र का भाव, चौथा भाव भी केंद्र का भाव, तो ये सारे भाव शुभ माने जाते हैं। तो अगर शुभ भाव में शुक्र अथवा चंद्रमा उच्च के हों, अच्छे भाव में शुक्र या चंद्रमा अगर उच्च के हों, तो भी शीघ्र विवाह को दर्शाता है। आप कोई प्रश्न करता है तो बता सकते हैं कि इस साल आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है? नीतू जी, क्लियर है? जी बड़े भाई, क्लियर हो गया। चलिए, अब संबंध तय होने के बाद क्या बाधा आती है उसके बारे में विचार करते हैं। जी अभी इसको हम थोड़ा सा एक चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी अगर समय मिलता है तो। देखिए, 8वां भाव और अष्टमेश विवाह में विघ्नों को दिखाता है। आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसके 8th लॉर्ड और 8th हाउस, यह जो है वो विवाह में विघ्न को दिखाता है। 8वें भाव में किसी दूसरे पाप ग्रह से दृष्टि स्थित पाप ग्रह, यानी कि जो ग्रह बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह 8वें भाव में बैठे और कोई दूसरा पाप ग्रह भी उसको वहां पर देख रहा है, तो यह बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है और विवाह में विलंब और बहुत ज्यादा विलंब को दिखाता है। कोई पाप ग्रह अष्टम में बैठ जाए, उसे पाप ग्रह देख भी ले, तो यह बहुत ज्यादा विलंब को दिखाता है। अष्टमेश आपका 7वें भाव में चला जाए, 8th लॉर्ड जो 8वें भाव का स्वामी है वो 7वें भाव में चला जाए, तो भी यह देरी से विवाह को दिखाता है। और यह विवाह तय हो जाने के बाद विवाह में बाधा को दिखाता है। किसी न किसी कारण से विवाह आगे बढ़ जाता है या विवाह टूट जाता है, रुक जाता है, अगर 8th लॉर्ड 7th में जाता है तो। इसी प्रकार 6ठा भाव आपका बीमारियों और विवाद को भी सूचित करता है। ठीक है? क्या बोला बड़े भाई आपने? 6ठा भाव आपके विवाद को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। जी। अब 6ठवें भाव में स्थित पाप ग्रह अथवा 7वें भाव सप्तमेश अथवा कारक शुक्र को प्रभावित करने वाला षष्ठेश विवादों और गलत फहमियों के कारण बाधा का कारण बनता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 6ठे भाव में स्थित ग्रह पाप ग्रह, 6ठे भाव में स्थित पाप ग्रह अथवा 7वें भाव
सप्तमेश तथा कारक शुक्र को प्रभावित करने वाला षष्ठेश बीमारियों, विवादों और गलतफहमियों के कारण वैवाहिक बाधा को दिखाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं बता दूंगा इसको एक एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखिए आपके यामिनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोलना चाह रही हो तुम? स्पीकर ऑफ है तुम्हारा यामिनी? नहीं बिग बी। अच्छा ओके, चलो बात करते हैं 7th हाउस में, 7वें भाव में स्वराशि अथवा उच्च राशि में पीड़ित मंगल हो। 7th हाउस में स्वराशि के या उच्च के राशि के पीड़ित मंगल हो तो भी वैवाहिक बाधा को दिखाता है, ठीक है। अर्चित जी, मंदार जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर स्वराशि या उच्च राशि का हो फिर पीड़ित हो, ये कैसे समझेंगे सर? स्वराशि का और उच्च का यानी कि एक में हो, 1 नंबर राशि में, या 8 नंबर में हो, या ठीक है सर, या मकर राशि में हो 7th भाव में, और पीड़ित हो। सर। पीड़ित होने का मतलब है कि किसी पाप ग्रह के साथ युति में हो, जैसे शनि, राहु, केतु, या उनसे दृष्ट हो, ठीक है। ग्रह तो पीड़ित होता ही है, चाहे उच्च राशि में भी हो तब भी पीड़ित हो सकता है, या अपने राशि में हो तब भी पीड़ित हो सकता है किसी ना किसी ग्रह से। अगर पाप ग्रह देखेंगे या युति करेंगे तो पीड़ित तो होगा ही। अब जानिए, क्रूर ग्रह होते हैं मंगल, और शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह पाप ग्रह में गिने जाते हैं। अगर उनका प्रभाव मंगल पर हो जाए तो पीड़ित माना जाएगा, ठीक है। हाँ। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लड़की का चरित्र भी हम प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं। लड़की जिससे विवाह होने वाला है वो किस चरित्र की होगी। अगर लड़की पवित्र हो, अच्छी हो, तो स्थिर राशि में लग्न होगा, और लग्नेश और चंद्रमा भी स्थिर राशि में होंगे। वो लड़की सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। स्थिर राशि में एक बार रिपीट करना। हेलो, अगर लड़की, कैसे है मंदार जी? बहुत बढ़िया गुरुजी। ओके, अगर लड़की अच्छी है नेचर की तो स्थिर राशि में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा तीनों होंगे, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर करेक्टर वाइज अगर लड़की सही नहीं है तो चर राशि में लग्नेश, लग्न और चंद्रमा तीनों होंगे। चर राशि में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा। हाँ बोलिए। अभी ये लड़के के ऊपर भी होता है? लड़की के गुण बता रहे हैं और अवगुण बता रहे हैं। नहीं, ये लड़के के ऊपर भी फिट बैठता है क्या गुरुजी? क्या अभिषेक जी? मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के ऊपर होता है कि सिर्फ गर्ल्स के ऊपर ही, मतलब लड़की के ऊपर? नहीं, लड़की के बारे में मैं बता रहा हूँ केवल, अभी मैं बॉयज के बारे में नहीं बता रहा हूँ जी। अब देखिए, खुलेआम संबंध के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं प्रश्न कुंडली से। चर राशि में चंद्रमा हो और मंगल संयुक्त रूप से स्थित हो, वहीं पर चर राशि में चंद्रमा हो और मंगल संयुक्त रूप से वहीं पर स्थिति हो, तो यह लड़की आप कह सकते हैं कि अच्छे नेचर की नहीं होगी। अर्चित जी, क्या हाल है? प्रणाम गुरुजी, सब बढ़िया। प्रणाम, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युति हो सर, चंद्रमा और मंगल की युति हो। हाँ, चंद्रमा और मंगल की युति, चंद्रमा और मंगल संयुक्त रूप से स्थित हो चर राशि में, ठीक है जी मैडम। अब चलिए प्रेम विवाह के बारे में जानते हैं। लव मैरिज का योग प्रश्न कुंडली से कैसे देखते हैं।
3, 6, 7, 10 और 11वें भाव में, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में, इनमें से किसी भाव में शुभ राशि में चंद्रमा हो और बुध, सूर्य और बृहस्पति से दृष्ट हो। ध्यान दीजिएगा, 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में शुभ राशि में, अच्छे राशियों में चंद्रमा हो और बुध, सूर्य या बृहस्पति से दृष्ट हो, तो जातक जिससे प्रेम करता है उसी से विवाह होता है। फिर से बड़े सुनिएगा। भाई तीनों से दृष्ट होने चाहिए या एक से? नहीं, एक से भी, एक से भी, तीनों का जरूरी नहीं है। जी किसी भी शुभ ग्रह जी। की दृष्टि पड़ जाए, और इसमें बुध और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है, सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन बुध और बृहस्पति अगर देखें तो वो ज्यादा परफेक्ट माना जाता है, लेकिन सूर्य को भी यहाँ माना जाता है। अब बहुत सारे कुंडलियों में देखेंगे कि आप मंगल के अलावा सूर्य भी बाधक माने जाते हैं विवाह के लिए। जी मंगल तो माना ही जाता है, तो यहाँ सूर्य का भी रोल बढ़ जाता है। लेकिन तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में अच्छे राशि में चंद्रमा हो और बुध बृहस्पति से दृष्ट हो, साथ में सूर्य को भी जोड़ लीजिए, इनमें से किसी से दृष्ट हो तो जातक अपने पसंद की लड़की से विवाह करता है। अब देखिए, लग्नेश और द्वादश यानी लग्न का मालिक और द्वादश का मालिक दोनों परिवर्तन योग में हो, तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस दोनों के लॉर्ड परिवर्तन कर रहे हो आपस में। इसके अलावा लग्नेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो, फर्स्ट लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड में एक्सचेंज, राशि एक्सचेंज हो, तब भी लव मैरिज का योग बनता है। ठीक है। शुक्र और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों, तब भी प्रेम विवाह का योग बनेगा। ये सभी आप लोग प्रश्न कुंडली पर अप्लाई करेंगे। बड़े भाई रिपीट कर दीजिए एक मिनट। जी बोलिए। रिपीट कर दीजिए बड़े भाई इसको, लास्ट वाला जो। शुक्र और चंद्रमा अपनी उच्च या स्वराशि में हो। जी ठीक है। जी प्रेम विवाह के लिए हमेशा पंचमेश और सप्तमेश का दृष्टि, स्थिति अथवा एक अनुकूल ताजिक योग से संबंध देखा जाता है। ताजिक योग मैं आप लोगों को बता चुका हूं पूर्व में, ध्यान दीजिएगा। भोजेंद्र जी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। ताजिक योग, इसराफ योग, इत्साल योग, ये सभी मैं चर्चा कर चुका हूं। आगे भी मैं आप लोगों को इन योगों के बारे में बता दूंगा। बहुत सारे योग हैं। अभी आरूढ़ लग्न के बारे में मैंने नहीं बताया है, वो भी बताऊंगा आगे चल के। ये सभी योग जो मैं बता चुका हूं उसको नोट कर लीजिएगा, तभी यह समझ में आएगा। खैर समझिए, प्रेम विवाह के लिए पंचमेश और सप्तमेश का दृष्टि अथवा संबंध जरूर देखा जाता है। अगर ये अनुकूल स्थिति में हो, दोनों दृष्टि संबंध बना रहे हो, एक साथ हो, तो बहुत अच्छा चांस बनता है, स्ट्रॉन्ग चांस बनता है लव मैरिज का। ये तो आप लोग लग्न कुंडली पर भी अप्लाई करते हैं। जी। अब देखिए, पंचमेश के साथ लग्नेश का संबंध प्रणव संबंध को दिखाता है, वैवाहिक संबंध को दिखाता है लग्नेश और पंचमेश का संबंध। और यह संबंध जब 7वें भाव से या 7th लॉर्ड से किसी प्रकार का बनाएगा तो प्रेम विवाह का योग बनता है। अब देख लीजिएगा कि लग्नेश और पंचमेश दोनों का संबंध बन रहा हो, लेकिन अगर ये 7th से भी किसी तरह से संबंध बना रहे हैं तो बेहिचक कह दिया जाता है और कह देना चाहिए कि प्रेम विवाह होगा। ठीक है नीतू जी, क्लियर है? जी बड़े भाई। अब देखिए, आपकी जो शादी किसी कोई पूछने आ रहा है कि किस दिशा में होगा, तो उसका भी विचार आप कर सकते हैं प्रश्न कुंडली से। इसके लिए प्रश्न कुंडली के लग्न अथवा आरूढ़ लग्न से जो बलवान ग्रह हो,
आरूढ़ लग्न आप लोग जानते होंगे, निकालना पता है ना? जी बताया। नीतू जी 12वें ध्यान दीजिए, कुंडली के 12वें भाव से की दिशा अगर कोई पूछना चाहता है तो आरूढ़ लग्न से या लग्न में, मतलब लग्न जो आपका बन रहा है ओ और आरूढ़ लग्न दोनों में जो बलवान होगा उससे विवाह का दिशा तय किया जाता है। आगे हम इस पर चार्ट से डिस्कस कर लेंगे और कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए कि विवाह नहीं होने का योग क्या होता है प्रश्न कुंडली के अनुसार, उसे भी आप लोग जानिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा छठे भाव अथवा आठवें भाव में सम राशि में हो। किसी ने प्रश्न किया कि हमारा विवाह होगा या नहीं होगा, या मेरे बेटे बेटी का विवाह होगा या नहीं होगा, तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो और छठे या आठवें भाव में सम राशि में हो और क्रूर ग्रहों से संबंध बनाता हो युति या दृष्टि से, तो विवाह नहीं होता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा छठे अथवा आठवें भाव में सम राशि में हो और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या युति में हो तो विवाह नहीं होता है। भाई क्रूर और पाप दोनों से? हाँ, क्रूर और पाप दोनों होगा। अब तो आप इधर तो कॉमन चीज है, क्रूर ग्रह तो सामान्य रूप से खतरनाक होते हैं, लेकिन पाप ग्रह तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। तो वो तो देख लेना है, अगर सूर्य मंगल हो तब भी चलेगा ये, अगर ये आपके राहु केतु और शनि हो तब भी चलेगा, ठीक है जी ठीक। इसी प्रकार छठे भाव अथवा आठवें भाव में सम राशि में शुक्र, 6th हाउस या 8th हाउस में सम राशि में शुक्र क्रूर ग्रहों से संबंध बनाए तो विवाह में ना की स्थिति बनती है। छठवें आठवें भाव में सम राशि में शुक्र क्रूर ग्रहों से संबंध बनाए युति या दृष्टि, तो विवाह नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। प्रश्न लग्न से विषम भाव में ब्रजेंद्र जी को कुछ समस्या हो रही है, लॉगिन बोल रहे हैं नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर प्रश्न लग्न से विषम भाव में स्थित शनि, प्रश्न लग्न आप जो भी प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो विषम भाव यानी विषम राशि को देख लीजिए, उसमें शनि अगर स्थित हो तो विवाह को निषेध दिखाता है, यानी विवाह नहीं होने का योग दिखाता है। ठीक है,
अब आप लोग इससे आगे भी जानना चाहेंगे जीवन साथी की मृत्यु भी? जी बड़े भाई बता दीजिए। चलिए वो भी जान लीजिए। जीवन साथी की मृत्यु प्रश्न कुंडली आपने बनाया तो उसमें 8वें भाव से देखा जाता है, 8th हाउस से। आपके विवाह का हाउस 7th हो गया, उसका सुख का भाव उससे अगला हो गया। लेकिन जैसे आपके लग्न कुंडली में द्वितीय भाव प्रथम मारक स्थान है, 8th हाउस भी उसके लिए मृत्यु कारक बन जाता है। लग्न बनाइएगा अगर 7वें को तो 8वां स्वाभाविक है वही बनेगा। तो जीवन साथी की मृत्यु 8वें भाव और कारक शुक्र से देखा जाता है, ध्यान ले लीजिएगा। मृत्यु लाइफ पार्टनर की और सामने लिख लीजिए 8th हाउस और शुक्र। अब देखिए कि शुक्र से 8वें भाव में क्रूर ग्रह जीवन साथी की आकस्मिक मृत्यु को दर्शाता है। शुक्र से 8वें भाव में क्रूर ग्रह हो तो जीवन साथी की मौत आकस्मिक दर्शाता है, एकाएक दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र से 8वें भाव में मंगल और शनि जीवन साथी की दुर्घटना में मृत्यु को बताते हैं। शुक्र से 8th हाउस में मंगल और शनि हो तो एक्सीडेंट से लाइफ पार्टनर की मौत को दर्शाते हैं। शुक्र से 8वें भाव में शनि और राहु हो तो अकस्मात अस्वाभाविक मृत्यु को सूचित करते हैं। शुक्र से 8th हाउस में राहु और शनि हो तो अचानक मृत्यु को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र मेष में, सिंह में अथवा वृश्चिक में है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र मेष, सिंह अथवा वृश्चिक में है और इसके अधिपति मंगल तथा सूर्य से दृष्ट है, और इसके अधिपति जो जिसमें है जैसे मेष, सिंह अथवा वृश्चिक में है अगर शुक्र, और इसके अधिपति मंगल अथवा सूर्य से दृष्ट हैं, तो जैसा कि मामले के संबंध में बताया गया है, जीवन साथी अग्नि से मरता है या इलेक्ट्रिक शॉक से या आग से या ऐसी चीजों से मरता है। क्लियर है कि फिर से बताएं? हो गया। ठीक है, एक बार फिर। एक बार फिर से। जी जी सर। ओके। यदि शुक्र देव मेष राशि, सिंह राशि अथवा वृश्चिक राशि में हो और इसके अधिपति, इसके मालिक ग्रह मंगल अथवा सूर्य से दृष्ट हो तो अग्नि से जातक की मृत्यु होती है, इलेक्ट्रिक शॉक से होती है, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह से जातक मरता है। भी एक एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है मोना, भी एक एग्जांपल। एक एग्जांपल। अब मान लो कि शुक्र आपके मेष राशि में हो, कहीं भी शुक्र हो, मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, यानी कि मंगल की दोनों में से किसी राशि में हो अथवा सूर्य की राशि में हो, ठीक है जी जी। और इसके अधिपति, तो इसके अधिपति कौन हुए? इस राशि के मालिक मंगल और सूर्य ही हुए। हाँ जी हाँ। तो अगर ये देख ले शुक्र को तो जातक अग्नि के कारण मरता है या इलेक्ट्रिक शॉक से। अब देखिए इसमें प्रश्न कुंडली का कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि भाव का मालिक उस भाव को देखेगा फिर भी दिक्कत देगा। बहुत बड़ा ये कोइंसिडेंस बन रहा है यहाँ पर, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब मृत्यु कब होगी वो भी प्रश्न कुंडली बताएगा। इसी प्रकार शुक्र एक जलीय राशि में है, मान लीजिए शुक्र देव जलीय राशि में है और शुक्र से 8वें भाव में क्रूर ग्रह है,
जल तत्व राशि में हो, मान लीजिए कि कर्क राशि में शुक्र हो और शुक्र से 8वें भाव में क्रूर ग्रह हो, तब डूबने के कारण मृत्यु होती है। जल में डूबने के कारण, जल तत्व राशि में शुक्र हो और 8वें भाव में कोई क्रूर या पापी ग्रह हो तो जल में डूबने के कारण नदी में, तालाब में, इन सब जगहों पर जातक की मृत्यु होती है। बिग बी, यदि हम यह इसे हाँ अगर इसे 8th हाउस का जो बता रहे, अगर उसे हम D1 में भी एप्लीकेबल करें तो चलेगा? क्या चीज? जैसे आप 8th हाउस का बता रहे हैं ना, स्पाउस हाँ। की डेथ के लिए, अगर हम D1 चार्ट के 8th हाउस में भी एप्लीकेबल करें नहीं तो नहीं हो नहीं, जाएगा ये इससे? प्रश्न कुंडली का है, इसको D1 में मत अच्छा। अप्लाई करो, इसको D1 में अप्लाई मत करना। वो एक जी। लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन देता है, ये शॉर्ट टर्म का प्रेडिक्शन है। जी समझ गई मोना? जी बिग बी। इसको प्रश्न कुंडली ही रहने दो, इसको इस्तेमाल करो लग्न कुंडली की तरह, लेकिन जो चीजें बताई कुछ परफेक्ट योग है जो कि सिर्फ प्रश्न कुंडली में अप्लाई होते हैं। जी अब यदि शुक्र चंद्रमा के साथ है, यही शुक्र चंद्रमा के साथ है, तो समुद्र में डूबने से मृत्यु होती है। सारी स्थिति वही हो जो मैंने अभी बताया, जलीय राशि में हो और शुक्र से 8वें भाव में क्रूर या पापी ग्रह हो तो डूबने से मृत्यु होती है। लेकिन वहीं पर शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए तो समुद्र में डूबकर व्यक्ति मरता है। ठीक है जी और कुछ जानना है इसके बारे में? जैसे कि वैधव्य योग भी है, विधवा योग। जी 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 जी। हेलो जी बड़े भाई। नीतू जी, वैधव्य योग के बारे में भी बता दूं? बड़े भाई अब रहने दीजिए, बहुत नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बता दीजिए कुछ। नहीं देखो, अब इसमें है ही इतने नहीं, लंबे चौड़े negative। प्रोसेस है ही, क्या करूं मैं? आप लोगों को सोचता हूं कि बता दूं ताकि कुछ बचा ना। आदित्य, तो इसमें बिग बी, हाँ, क्या हम प्रश्न कुंडली के थ्रू स्पाउस का प्रोफेशन जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं, वो मैं बताऊंगा किसी और प्रोग्राम में, किसी और दिन उस पर डिस्कस करेंगे। वो भी हम जान सकते हैं स्पाउस का क्या प्रोफेशन होगा, व्यापार में होगा, जॉब में होगा, अगर जॉब में होगा तो किस प्रकार का जॉब होगा, किस लेवल तक होगा, जान सकते हैं। जी जी और ये प्रश्न तुमको मैंने बोला था कि जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करता हूं तो उसके बारे में कोई प्रश्न है तो बोल दिया करो भाई वहाँ ग्रुप में, ताकि उस पर हम डिस्कस करें। अब जैसे कि कैरियर के बारे में हमने डिस्कस किया था तो ये प्रश्न उस समय करती तो रिप्लाई भी कर देता। चलो इसके बारे में मैं फिर कभी एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है? स्पेशल करेंगे एक वीडियो। जी बिग बी। तो नीतू जी, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। जी बड़े भाई। और कौन सा करना है डिस्कस प्रश्न चार्ट में, और क्या चीज बताना है आप लोगों को, बताइए। बड़े भाई आप बोल रहे थे कि एक चार्ट डिस्कस करेंगे लास्ट में कुछ। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया नीतू जी, इसलिए बोल रहा हूँ, तो कल इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं आया क्या। ठीक है। तो चार्ट रुकिए नीतू जी, 5 मिनट डिस्कस कर ही लेते हैं उस चार्ट को। जी बड़े भाई। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये चार्ट है, इसमें देखिए कि 30 वर्षीय किसी लड़की के शादी का प्रस्ताव है। ये क्या इसकी शादी होगी हम जानते हैं, समय से इसका शादी दिख रहा है या शादी में विलंब दिख रहा है, ये इस कुंडली से पता करते हैं हम, ठीक है? जी ये प्रश्न कुंडली अशोक जी समझ में आ रहा है? जी 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 जी, चल रहा चल रहा। ओके,
देखिए ये प्रश्न कुंडली है, पुराना प्रश्न कुंडली है, इसका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर लीजिए। 30 अप्रैल 1995 का है, 9:55 सुबह का। 30 अप्रैल 1995 9:55 सुबह न्यू दिल्ली का इनका जन्म है। उस समय का प्रश्न कुंडली है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये लड़की 30 वर्ष की थी उस समय। विवाह की इच्छा इस लड़की की नहीं थी, ये विवाह करना नहीं चाहती थी। इसके विवाह का भविष्य क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है नीतू जी? जी बड़े भाई। अब देखिए इसमें द्विस्वभाव लग्न है, यानी कि ड्यूल साइन है। मिथुन राशि आ रही है लग्न में, तो ये विलंब को दिखा रहा है। ड्यूल साइन जब भी हो लग्न में तो यह किसी भी चीज के विलंब को दिखाता है, देरी को दिखाता है। चीजें जल्दी नहीं होती। अगर आपके प्रश्न कुंडली का में कोई प्रश्न करता है कि यह चीज होगा अभी या नहीं, तो ये चीज पहले ही स्टेप में दिखा रहा है कि अभी नहीं होगा, क्योंकि ड्यूल साइन इसी को दर्शाता है। अब देख लीजिए लग्न में, अब यहाँ देखिए कि लग्न की जो स्थिति है, लग्नेश कहाँ है आप देखिए, द्वादश भाव में, 12वें भाव में लग्नेश है। ठीक है। अब लग्न इनका है वह, अब यहाँ देखिए गुरु कहाँ है, ये भी देखिए। गुरु यहाँ देखिए अष्टम भाव में सूर्य से हैं, तो ये वक्री हुए, गुरु वक्री होंगे ना। अच्छा अशोक जी एक चीज समझिएगा, अशोक जी कुछ शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो तो बता देता हूँ, सभी लोग तो करीब करीब जानते ही हैं। सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक जो ग्रह हो, खासकर मंगल, गुरु, शनि, तो ये वक्री होते हैं 5वें से 9वें तक। तो यहाँ सूर्य से 8वें भाव में आ रहे हैं गुरु, इसलिए वक्री हैं। तो आप देखिए कि इनका लग्न वक्री बृहस्पति के नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरुदेव वक्री हैं। ठीक है नीतू जी? जी बड़े भाई। जो सप्तमेश होकर 7वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब देखिए लग्न सप्तमेश, दशमेश बृहस्पति एवं द्वितीय चंद्रमा के अंशों में जो है 11वें भाव में स्थित होकर व्यवसाय और धन के झुकाव को दिखा रहा है। अब देखिए अब क्या कहना चाहता हूं मैं, समझिए। लग्न सप्तमेश दशमेश गुरु, दशम भाव का स्वामी गुरु, यानी कि पूरा प्रभाव है लग्न पर, क्योंकि गुरु के ही नक्षत्र में है। सप्तमेश भी गुरु हैं, दशमेश भी गुरु है, तीनों गुरु के प्रभाव में है, तीनों भाव। समझ में आ रहा है नीतू जी? लग्न गुरु के नक्षत्र में है, सप्तम भाव गुरु के राशि का है और दशम भाव भी गुरु के राशि का है। ठीक है। जी ठीक है बड़े भाई। हाँ और देखिए, और गुरु यहाँ पर 6ठे भाव में है, तो आपका लग्न का जो प्रभाव है गुरु का वो, सप्तम का जो प्रभाव है वो, दशम का जो प्रभाव है वो, और लग्न और सप्तमेश का 6ठे भाव में, यानी कि अपने से द्वादश में होना, इस चीज को और ज्यादा विलंब को दिखाता है और ज्यादा परेशानियों को दिखाता है। इन कारणों के कारण लड़की विवाह के बारे में रुचि नहीं ले रही है। समझ में आ रहा है? लग्न पर गुरु का प्रभाव, सप्तम पर गुरु का प्रभाव, दशम पर गुरु का प्रभाव, 6ठे भाव में गुरु का वक्री होना, ये सभी दिखा रहा है कि अब यहाँ पर देखिए, आपको आप लोगों को मैं लग्न कुंडली के बारे में बता चुका हूँ। लग्न और सप्तम का बहुत बड़ा महत्व होता है विवाह के लिए। ठीक है ना? और दोनों ही गुरु से प्रभाव में है। ये जो लग्न है गुरु के नक्षत्र में है, सप्तमेश को स्वयं गुरु है, और ये यहाँ पर जाकर वक्री होकर बैठ गए हैं। तो इस लड़की को विवाह में रुचि नहीं है, विवाह में रुचि लेना चाहती ही नहीं है। और गुरु आप लड़की के कारक होते हैं विवाह के, ये भी सही है। तो यहाँ इस लड़की को विवाह में रुचि नहीं है।
अब लग्न चंद्रमा और बृहस्पति समान अंशों में है। देखिए लग्न जो है 19 डिग्री का, चंद्रमा 20 डिग्री का और गुरु 20 डिग्री के, ठीक है। तो लग्न चंद्रमा और बृहस्पति तीनों समान अंशों में है। द्वितीय चंद्रमा 11वें भाव में स्थित है। द्वितीय का स्वामी जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में स्थित है और दशमेश गुरु 6ठे भाव में स्थित है, दशम भाव के स्वामी। ये तीनों बिंदु उसके व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में कठोर प्रतियोगिता द्वारा धन प्राप्ति के लिए दिखा रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना भी देंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करा के लाभ देंगे। समझ में आ रहा है नीतू जी? जी बड़े भाई। बड़े भाई यहाँ पे पंचमेश में उच्च है। हाँ पंचमेश में उच्च है यहाँ पर, तो उसका प्रभाव तो नहीं होगा इसमें कुछ? नहीं, उसका प्रभाव देखिए नहीं होगा। शुक्र यहाँ है, देखिए तो यहाँ पर तो प्रभाव कैरियर में उसको ग्रोथ तो मिल जाएगा, कैरियर के लिए तो ये ग्रोथ दे देंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि लड़की की कुंडली है तो पंचमेश जो है वो, अब यहाँ विवाह के बारे में विचार कीजिएगा तो इस भाव को देखिएगा ना आप, सप्तम भाव को, लग्न को देखिएगा ना, इसके बाद चंद्रमा को देखिएगा ना जो द्वितीय भाव का स्वामी है। चंद्रमा भी देखिए सूर्य के साथ है, केतु के साथ है। तो ये सब स्थिति आपको देखना होगा, तभी ना आप किसी विवाह के बारे में विचार। अब देखिए और चलिए और डीपली समझते हैं। द्वितीय भाव विवाह का होता है, आप लोग जानते हैं। सातवां भाव विवाह का होता है, आप लोग जानते हैं। 11वां भाव भी विवाह का होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। अब देखिए द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य के साथ है, केतु के साथ है। अब देखिए आपके 9वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में वक्री है, सप्तम भाव का, क्षमा कीजिएगा, सप्तम भाव का स्वामी गुरु 6ठे भाव में वक्री है, ठीक है। अब देखिए एकादश भाव का स्वामी नीच का है, धन भाव में, यानी सेकंड हाउस में। तो सभी स्थितियां तो विपरीत ही हैं। इसके सप्तमेश की स्थिति भी गड़बड़ है। लग्न पर प्रभाव है गुरु का, उनके नक्षत्र में लग्न है तो वो भी प्रभाव दे रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी भी नेगेटिव स्थिति में ग्रहण में पड़ा हुआ है, ग्रहण में, और एकादश का स्वामी नीच का होकर बैठा हुआ है। एकादश का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर नीच का होकर बैठा हुआ है, ये और ज्यादा नेगेटिव है जी। तो सभी तो स्थितियां यहाँ पर ये देख रही है कि ये लड़की शादी में रुचि नहीं लगी, और रुचि लेगी भी तो जल्दी शादी इसका नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ क्लियर दिख रहा है। अब इस लड़की के विलंबित विवाह के अनेक योग उपलब्ध हैं इस कुंडली में। अब नक्षत्रों पर जाइएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया है, आप लोग नक्षत्र देखिएगा, इसका नक्षत्र देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। इस विवाह को विलंब होने का कारण यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। चंद्रमा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, चंद्रमा यहाँ ग्रहण दोष में एकादश भाव में है, और विवाह का विचार कर रहे हैं तो एकादश भाव का विचार हम जरूर करेंगे, ठीक है। लग्न का विचार जरूर करेंगे, लग्नेश का भी विचार जरूर करेंगे। तो सभी स्थितियां तो यहाँ कोई ना कोई अनुकूल है ही नहीं। अब देखिए अगर चंद्रमा का विचार करते हैं तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है ना, ये और ज्यादा नेगेटिव स्थिति को दिखा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि शनि इनके, देखिए कि देख रहे हैं यहाँ गुरु को भी, जो कि सप्तमेश है। तो चंद्रमा भी पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है, द्वितीय भाव भी पीड़ित है, द्वितीयेश भी पीड़ित है, एकादश भाव भी पीड़ित है, और एकादश का स्वामी भी पीड़ित है। अब बचा क्या इस कुंडली में? तो अगर कहता है कि विवाह होगा तो देखिए नीतू जी, अगर स्पष्ट कहा जाए तो इस कुंडली में विवाह का कोई योग नहीं है जी। अब इतना परफेक्ट रूप से आप जान सकते हैं, आपका लग्न हो गया, आपका सप्तम भाव हो गया, आपका द्वितीय भाव हो गया, आपका एकादश भाव हो गया, आपका विवाह का कारक गुरु हो गया, और सभी की स्थितियां जब खराब हैं, वो भी शनि जैसे ग्रह से ये सभी दृष्ट हैं, तो आप क्या अंदाजा लगाइएगा? इस बात का तो परफेक्ट रूप से अंदाजा यहाँ पर लग रहा है कि ये विवाह होने वाला नहीं है, ठीक है। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये 1 साल के लिए नहीं होगा कि आगे भी नहीं होगा? इस कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है।
इस जी। कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। अब देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभिषेक जी। अब इस कुंडली में हम अगर प्रश्न कुंडली कोई करता है कि विवाह होगा कि नहीं, तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि इस प्रश्न कुंडली के अनुसार विवाह का योग नहीं है। लेकिन जी जी अगर इनकी लग्न कुंडली अगर है, लग्न कुंडली अगर है, तो हम जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लग्न कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों से मिलाकर देखेंगे, और अगर लग्न जी कुंडली में ये योग है कि इनका विवाह होगा, परफेक्ट रूप से है, जी अगर जी सप्तमेश भी सही है, विवाह का कारक गुरु भी सही है, द्वितीयेश भी सही है, एकादशेश भी सही है, लग्नेश भी सही है। सही का मतलब देखिए बहुत सारा यहाँ पॉइंट होता है। सप्तमेश हो सकता है अपने से द्वादश में हो, यानी छठे में, आठवें में हो, 12वें में भी हो, तभी विवाह तो होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई त्रिक भाव में चला गया है सप्तमेश तो विवाह नहीं होता है, विवाह तो फिर भी होता है। लेकिन जितना स्थिति नेगेटिव है इस कुंडली में, पूरी तरह से हर तरह से जो भी विवाह का भाव है वो नेगेटिव है, भावेश है, सभी भाव और भावेश नेगेटिव है, विवाह का कारक भी सही नहीं है। तो अगर ये स्थिति नहीं है, लग्न कुंडली में अगर सारी स्थितियां इनके फेवर में हैं, दोनों का कंपैरिजन आपने किया और लग्न कुंडली बताता है कि इनका लग्न कुंडली परफेक्ट है और विवाह का वहां योग है, तो इस जातिका का विवाह होगा, लेकिन यह जल्दी नहीं होगा, बहुत विलंब से होगा। साल 2 साल तो भूल ही जाइए, हो सकता है कि बहुत लेटर एज में विवाह हो। ठीक है, तो अगर आपका दोनों चार्ट उपलब्ध हो सामने, प्रश्न कुंडली भी और आपका लग्न कुंडली भी, तो बहुत ज्यादा परफेक्ट प्रेडिक्शन सामने आता है जी। अब हम इस पर 2-4 कुंडलियों को और डिस्कस कर सकते हैं, कल करते हैं और कुंडलियों को डिस्कस और ज्यादा क्लियर होगा। शीघ्र विवाह का योग या विवाह में देर का और योग और कुछ डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बड़े भाई एक हाँ बोलिए। बड़े भाई, मैंने अक्सर कुंडलियों में देखा है जिसमें लग्न में शुक्र बैठे होते हैं तो उनकी शादी हमेशा लेट होती है, पता नहीं क्यों। मैंने 3-4 कुंडलियों में, काफी सारी में देख लिया बल्कि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिएगा नीतू जी, अब उसमें लग्न में शुक्र बैठे हुए हों तो और भी स्थितियों को विचार कीजिएगा। जैसे मंगल का विचार कीजिएगा, सूर्य का विचार कीजिएगा, सप्तम भाव की स्थिति का विचार कीजिएगा, और मंगल का जरूर कीजिएगा। कहीं ऐसा भी ना हो कि शनि और मंगल का संबंध किसी प्रकार से बना हो, या द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में शनि ना हो, ये सब देख लीजिएगा। केवल शुक्र से ही मत विचार कीजिएगा, ये सब स्थितियां देखकर। हाँ ये सही है, देर करता है। अब देर क्यों करता है नीतू जी, समझिएगा इस बात को। शुक्र अगर लग्न में हो तो आदमी की इच्छाएं बढ़ा देता है, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देता है, आपकी चाहतों को बढ़ा देता है। जी बड़े भाई, बहुत ज्यादा उनकी हाई होते हैं। आदमी की चाहत इतनी बढ़ जाती है कि उसका जब तक उसकी पूरी तरह से इच्छाएं पूरी ना हो वो उस चीज में जाता नहीं है, इसी में विलंब होता है। लेकिन और बड़ी बात है कि और चीजों को आप देख लीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और मंगल सबसे बड़े कारक हो जाते हैं। और नौमांस कुंडली जरूर देखिएगा नीतू जी। अगर विवाह का विलंब और देरी या नजदीक का शादी का देखना है तो नौमांस कुंडली किसी का जरूर देखना है आपको, वो ज्यादा और ज्यादा परफेक्ट बताता है। और मैंने तो 99% कुंडलियों में देखा है कि लग्न कुंडली अगर सही हो और नौमांस कुंडली खराब हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत होता है जी। इस चीज को जरूर देखना है। तो ठीक है, आज का है जी। हाँ अशोक जी, क्या हाल है? बोलिए, कोई दिक्कत है? जी मंदार जी बोल रहा हूँ। हाँ गुरुजी, मैं बोल रहा था यहाँ पे जो राशि परिवर्तन है चंद्रमा और मंगल का, जी तो इसका क्या इफेक्ट होगा, मतलब उसे? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? जी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन है। हाँ, तो इसका क्या इफेक्ट है, मतलब उसके क्या समझना चाहिए इससे? देखिए इसका इफेक्ट ठीक है, ये राशि परिवर्तन होना बुरा चीज नहीं है, इसको हम ठीक ही मानेंगे। लेकिन अब देखिए कि इस राशि परिवर्तन का कितना लाभ होगा। अब देखिए मंगल की डिग्री देखिए 26 डिग्री है और चंद्रमा की देखिए 20 है, तो ठीक है। यहाँ पर केतु जो है ये चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन सही है।
लेकिन इस राशि परिवर्तन का इस जातिका को कोई लाभ नहीं मिला। और इस जातिका की शादी जानती है कब हुआ? जी इसका शादी 47 इयर्स में हुआ, जी 47 बड़े वर्ष भाई की ये उम्र में प्रश्न हुआ। कुंडली है ना? जी ये प्रश्न कुंडली है ना बड़े भाई? हाँ हाँ, आप दिखा प्रश्न रहे हैं? कुंडली है। 30 वर्ष की थी तब का प्रश्न कुंडली है ये। उसके 17 साल बाद इसका विवाह हुआ। तो ये देखिए कौन से आप लोग, अभिषेक जी आप प्रश्न पूछ रहे थे, ये राशि परिवर्तन कौन पूछ रहा था? मंदार जी पूछ रहे थे, मंदार जी। हाँ मंदार जी, मंदार जी देखिए ये बहुत अच्छा चीज है। हालांकि यहाँ राशि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इस राशि परिवर्तन का कोई लाभ नहीं मिला इस जातिका को। ऐसे आपका देखिए कि चतुर्थ आपका एकादश भाव से धन भाव का राशि परिवर्तन है, तो इसे अच्छा माना जाता है। ये धन योग भी बना रहा है, लेकिन इस राशि परिवर्तन का जातिका को कोई खास लाभ नहीं मिला। इसलिए लाभ नहीं मिला, आप बात को देखिएगा तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए सप्तमेश अपने से द्वादश में चले गए हैं, और चंद्रमा यहाँ शनि से भी दृष्ट है। इसलिए इस राशि परिवर्तन का और मंगल और शनि का यहाँ देखिए दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल देव देख रहे हैं शनि को, तो ये सारी चीजें, और दूसरे भाव में मंगल का होना ये भी विलंब को दिखा रहे हैं, वो भी नीच के। खैर राशि परिवर्तन से नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी विलंब को दिखा रहे हैं। और शनि से दृष्टि संबंध होना ये भी और ज्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ निभा रहा है। तो इस कारण से 17 साल बाद और शादी हुई इसकी, और 47 वर्ष में शादी हुई, और इसके पति की डेथ भी हो गई फिर 10-12 साल बाद। ठीक है मंदार जी, हेलो जी जी गुरुजी हेलो जी। चलिए नीतू जी आवाज नहीं आ रही है, कल फिर से डिस्कस करते हैं। अशोक जी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। जी नहीं सब अच्छा सर, बढ़िया समझा। ओके तो इसको क्लोज करते हैं, कल फिर डिस्कस करते हैं किसी और चार्ट पर। जी ओके जी ओके बड़े भाई। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।